Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic of modern times, risk and modernity. This lecture is specially designed for the students of UGC NET aspirants, those who are preparing for UPSC examinations, MA or BA students. Let's begin the topic. जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो टॉपिक है रिस्क और मॉडर्निटी, कहने का अर्थ यही है कि मॉडर्निटी की वजह से कौन से रिस्क जनरेट हुए हैं, कि इंसान ने ऐसी क्या हरकत की है जिसकी वजह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो ख़तरे में आ गई है। सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी ही नहीं, पूरा प्लेनेट ही ख़तरे में आ गया है। उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको इस स्लाइड्स में, इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया गया है। Humans have always had to face risk of one kind or another, but today's risks are qualitatively different from those that came in earlier times. इंसान जब इस वजूद में आया, जब वो आदि मानव था, उसी दौर से ही उसने बहुत सारे रिस्क देखे हैं, लेकिन वो रिस्क अलग थे और आज के जो रिस्क हैं वो अलग हैं। उसमें क्या फ़र्क है? तब भी इंसान डरता था कि पता नहीं कब तूफ़ान आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कभी कोई जंगली जानवर शिकार कर ले, कोई सांप काट जाए। तो इस तरह के डर उसके मन में सदा ही रहते थे और उसको बचने के लिए वो बहुत कोशिश की, और इसी सर्वाइवल के लिए, इसी वो जो सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट थी, उसी की वजह से एक पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का जन्म हो गया। ठीक है, तो वो एक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में हम देखते हैं। लेकिन आज के जो रिस्क हैं, जब इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि जब उसने नेचर पे कंट्रोल कर लिया है, तो फिर ये कौन से नए तरह के रिस्क हैं? अब तो इंसान जो है वो तो नेचर के ख़िलाफ़ जो मर्जी कर सकता है। अब तो उसने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर रास्ते बना लिए हैं। अब तो उसको इस बात का भी डर नहीं है कि बारिश होगी और उसका मकान गिर जाएगा। अब अगर फ्लड आता भी है तो इंसान रेस्क्यू ऑपरेशन चला के सेफ जगह पे चला जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग से पहले ही आने वाले जो डेंजर है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, उसका पहले ही पता चल जाता है और उसका बहुत हद तक कम स्केल जो है वो कम रहता है नुकसान का। लेकिन आज का और ऐसी क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कहते कि पहले क्या था, डेंजर सच एज ड्रॉट, अर्थक्वेक, फेमिन्स, स्टॉर्म्स दैट स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर अनरिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। इसका इंसान के एक्शन से कोई लेना देना नहीं था, इंसान की सोच से कोई लेना देना नहीं था, उसके लाइफस्टाइल से कोई भी लेना देना नहीं था। बट टुडे we are increasingly confronted with various types of manufactured risk। लेकिन आज के जो रिस्क हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हैं, मीन्स मैन क्रिएटेड रिस्क हैं। आपने देखा होगा, अगर हम एक बात करें कि नेचर और कल्चर में क्या फ़र्क है, तो नेचर जो है, जो कुदरत में एज इट इज़ है, रॉ फॉर्म में है, लेकिन कल्चर जो है वो इंसान का बनाया हुआ, उस रॉ फॉर्म को जब इंसान अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके जो उसको शेप दे देता है, तो वो कल्चर बन जाती है। तो ये जो कल्चर है, इंसान का जो कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, उसी ने ही ये मैन्युफैक्चर्ड रिस्क क्रिएट किए हैं। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ आवर ओन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। और इंसान ने नेचर को बदला कैसे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। विद द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंसान ने बड़े बड़े मुश्किल काम भी आसान कर लिए। इंसान की ज़िंदगी आसान हो गई। पहले वो सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, तो उस समय नेचर को कोई इतना ख़तरा नहीं था। लेकिन जब इंसान ने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो नेचर को नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि इंसान ये समझ बैठा है आज के दौर में, बड़ी ही एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है। एंथ्रो मीन्स मैन सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें वो कहता है कि इस दुनिया में मैं ही मैं हूँ और जो भी कुछ है वो मेरे लिए है। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो मेरे लिए ऊपर वाले ने बनाए हैं, इसलिए आई हैव एवरी राइट टू कंज्यूम दैम इन एनी मैनर।
किसी भी तरह से मैं इनको कंज्यूम करूं, ये सब मेरे लिए हैं। वो भूल गया है कि नेचर में बाकी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, बाकी कीड़े मकोड़े और बड़ी सारी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं रहेंगी, अगर वो ज़िंदा नहीं रहेंगी, वो उनका वजूद नहीं रहेगा, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और नेचर का बैलेंस जब भी डिस्टर्ब होगा तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैन का दूसरी लिविंग बीइंग्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सारे लिविंग बीइंग्स एक इंटर रिलेशनशिप में, इंटरडिपेंडेंस में रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर पाओ चाहे ऑब्जर्व नहीं कर पाओ, ये बोले सच है। As we shall see, many environmental and health risks facing contemporary societies are instances of manufactured risk. इसके लिए आज के दौर में जो आप environmental रिस्क देख रहे हैं, हेल्थ रिस्क देख रहे हैं, वो ऊपर वाले ने नहीं भेजे हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। मान लीजिए आप खा खा के बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड खा खा के मोटे हो गए, और डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया अब आपको तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप क्या करोगे? आप क्या सोचोगे? ऊपर वाले से दुआ मांगने जाओगे और कहोगे कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे मोटापा क्यों दे दिया? तो ऊपर वाला भी कहेगा कि यार ये क्या आदमी है, ये अपनी गलतियों से नहीं सीखता, उल्टा अपनी गलतियां दूसरे पे डाल देता है। अब खा खा के खुद मोटा हो गया, काम नहीं करता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, और मुझे इधर आके बोलता है कि यही ऊपर वाले तूने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया था कि मुझे इतनी बीमारियां दे दी। तो क्या वो बीमारियां नेचर ने दी हैं उसको? उसके कल्चर ने दी हैं, उसके वे ऑफ लाइफ ने दी हैं, उसके नज़रिए ने दी हैं। इसलिए आज के दौर में जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जितना पोल्यूशन है, जितना बड़ा शहर है उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसे हम बड़ा सिविलाइज्ड बीइंग कहते हैं। हमारे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सिविलाइज्ड ये है कि जो बड़े शहरों में रहता है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होता है, और जो बड़े जंगलों में रहता है वो अनसिविलाइज्ड होता है। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको उल्टा कर देना चाहिए, क्योंकि सिविलाइज्ड सिर्फ आपकी मटीरियल वेलबींग से जोड़ देना ठीक नहीं होगा। आपकी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी दूसरों के लिए खतरा बन जाए तो ये कौन सी सिविलाइजेशन है? ऐसी सिविलाइजेशन लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह सकती, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा है, प्लेनेट के लिए खतरा है। आप बड़े शहरों में चले जाइए, इतना धुआं है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साफ पानी भी साफ़ नहीं है, हवा भी साफ़ नहीं है, मिट्टी भी साफ, सब जगह जहर 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 कर दिया है। जब बड़े शहर का आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है स्ट्रेसफुल लाइफ से, तो फिर वो सोचता है नेचर में क्यों ना जाया जाए। तो जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, तो फिर वो नेचर की तरफ भागता है, पहाड़ों की तरफ भागता है, और पहाड़ों में जाके फिर वो अपने साथ जो भी सामान लाया होता है कंज्यूम करने के लिए, जितने भी खाने वाले आप कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, है ना, जैसे आप कह सकते हो प्लास्टिक में जो पैकिंग हुई है, प्लास्टिक बैग्स में, पॉलीथीन बैग्स में, वो खाता है वहाँ पे जाके, नेचर को एंजॉय करता है, और सारे का सारा कूड़ा करकट वहाँ फेंक के आ जाता है और कहता है हमने बहुत एंजॉय किया। इतना सारा कूड़ा फेंक के तुम वहाँ तो डिस्टर्ब करके आ गए नेचर को, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें अगली बार फिर जाना है। अगर वो नेचर ही नहीं रहेगी, वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे वहाँ जाओगे और क्यों जाओगे? क्या वो ऐसा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो तो आपने डिस्टर्ब कर दिया सिर्फ अपने एंजॉय के लिए। आप अपना एंजॉय तो देखते हो, पर दूसरों की सुख दुख परेशानी को नहीं देखते। ये है मॉडर्न इंसान की सोच। आज के मॉडर्न दौर में जब लोग शादियां करते हैं, ऐसे तो लोग चिल्लाते रहते हैं,
अनाज महंगा हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो लोग इतना सारा खाना वेस्ट कर देते हैं, एक्सेस में बना लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, फिर वो फेंक देते हैं। और शादियों के फंक्शंस में या और बाकी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, उसमें कितना डिस्पोजेबल आइटम्स आप क्रिएट करते हो, कितना प्लास्टिक बैग जनरेट करते हो, कितने पॉलीथीन बैग्स जनरेट करते हो, कभी आपने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। अगर आपने ये अंदाज़ा लगाना है तो आप मैरिज पैलेस के बाहर जब शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, उसके बाद जाइएगा कि क्या गंद पड़ा होता है। कितना सारा हमने प्लास्टिक जनरेट कर दिया, वो कहाँ जाएगा? वो नेचर में ही जाएगा, और घूम फिर के वही गंद आपके दरवाजे पे आके एक दिन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने दरवाजे से में निकाल के दूसरे के दरवाजे में फेंक दिया, लेकिन वो घूम घूम के फिर आपके दरवाजे पे ही आके खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें नेचर, हमारी जो ज़रूरतें कह दें, ये ज़रूरतें तो इंसान की नेचर में पूरी हो ही जाती हैं। गांधी जी कहा करते थे, देयर इज़ एवरीथिंग इन द नेचर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड बट नॉट द ग्रीड। कुदरत में हर एक वो चीज़ है जो आपकी ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन आपका लालच एक आदमी का भी पूरा नहीं कर सकता। इस दुनिया में अमीर से अमीर आदमी और सबसे अमीर आदमी से भी अगर आप पूछोगे तो वो भी दुखी ही होगा। तो उससे पूछोगे कि क्या हो गया, तो वो कहेगा कि पता नहीं क्यों इस बार इतना घाटा पड़ गया, इस बार मेरे शेयर मार्केट में पैसे डूब गए। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया का पैसा, सारे लोगों का पैसा मेरे पास ही आ जाना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा। लेकिन एक रेस लगी हुई है, मैं उससे बड़ा बन जाऊं। लेकिन बड़ा बनना कैसे है? मटेरियल पोजेशन से, कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। साइकिल वाला स्कूटर वाले को देख के कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता है, स्कूटर वाला मोटरसाइकिल वाले को देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, और मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, और कार वाला बड़ी कार वाले को देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, और बड़ी कार वाला जहाज वाले को देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अब तो ये नौबत आ गई कि अब लोग दूसरे प्लेनेट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो लोग छुट्टियां बिताने के लिए प्लैनेट्स में, मार्स में जाया करेंगे, चांद पे जाया करेंगे। तो लोगों के जब हुआ करेंगे प्लान्स, तो छुट्टियों में तो लोग ऐसे कहा करेंगे कि इस बार मेरे पापा बोल रहे हैं हम चंद्रमा पे घूमने जाएंगे। तो जो बेचारा इधर कभी दूसरे शहर नहीं कभी गया, तो वो तो सोचेगा कि दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने देश में ही घूम सकूँ, ये तो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। दूसरी दुनिया में जाके भी इंसान करेगा क्या? गंद ही फैलाएगा। जो गंदगी उसने इस प्लेनेट पे फैलाई है, इतने खूबसूरत प्लेनेट पे, वही गंदगी वो वहाँ पे फैला देगा। और क्या करेगा वहाँ जाके? अभी तलाश है पानी मिल जाए कहीं पे, पानी मिल जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हम वहीं पे अपने होटल्स बना लेंगे, रेस्टोरेंट्स बना लेंगे, हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी मुसीबतें खड़ी करके, जब वहाँ गंद पड़ जाएगा फिर दूसरी जगह घूमने के लिए जाया करेंगे। तो ये इंसान की जो डिज़ायर्स हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि वन शुड हैव अ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो लोग गांधी का आज बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये कैसा आदमी था, धोती पहन के रहता था, हाफ नेक्ड आदमी, तो क्या बातें करता है, हैं? हमसे सीखो, हम कितने मॉडर्न लोग हैं। लेकिन गांधी जैसे विचारक जो हैं वो आगे की 100 साल पहले की बातें कर लेते हैं। वो कहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और मास कंजम्पशन वाला जो आपका एटीट्यूड है या कल्चर है, ये खतरनाक है। उस समय तो लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज बात समझ आ रही है कि जब हम मास कंजम्पशन वाले बिहेवियर की तरफ भागते हैं तो हम किसी का हक खा रहे हैं। हम नेचर से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा क्राइम है।
हमें नेचर से उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। लालच तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ छोड़ जाइए। यही बात आज हम देखते हैं जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आज हमें पता चल रहा है, आज हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। शायद यही बात महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले ही कह दी थी कि हमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि लालच की कोई भी सीमा नहीं हो सकती। लेकिन आज आप देखिए, लालच सिर्फ इंसानों में, कुछ इंसानों में नहीं है या किसी एक देश के लोगों में नहीं है, अब तो देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब आप डेवलपमेंट का मॉडल समझिए, डेवलपमेंट होती क्या है। तो एक नोशन कहता है डेवलपमेंट का मतलब है कि आप कितनी प्रोडक्शन करते हो। तो प्रोडक्शन आप जितनी करोगे उतने डेवलप हो जाओगे। लेकिन वो डेवलपमेंट प्रो नेचर है कि एंटी नेचर है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर हम कॉलोनाइजेशन के पीरियड से बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से बात करें, तो जो यूरोप के देश थे उन्होंने स्टीम इंजन बनाए, उन्होंने कोल वाले इंजन्स बनाए और ट्रेनें चलाई, बड़े बड़े शहर इस्टेब्लिश किए, फैक्ट्रियां लगाई। उससे वो इतना धुआं निकला, वहीं से शुरुआत हो गई। लेकिन जब एशिया के देश आज़ाद हुए तो इन्होंने भी वही वाला मॉडल अपना लिया और कि हम भी इन्हीं की नकल करेंगे और हम भी तरक्की करेंगे। जब इन्होंने भी वही उस पोल्यूशन में अपनी हिस्सेदारी डालना शुरू कर दी तो वेस्ट वाले चिल्लाने लगे, ओ भैया पोल्यूशन बहुत हो गया, ओ भैया पोल्यूशन बहुत हो गया, सैंक्शन लगा दिए जाए, कार्बन एमिशन को रोका जाए। अब लड़ाई शुरू होगी। अंडर डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, अब डेवलप्ड नेशंस को कहते हैं सारी गंदगी तुम लोगों ने फैलाई, हमारी बारी आई तो चिल्लाने लग पड़े, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया। तो पहले क्या हो रहा था, आपकी फैक्ट्रियों से धुआं ही निकलता था या कोई और खुशबू वाली चीज़ निकलती थी, या बड़ी अच्छी वाली आपकी फैक्ट्रीज एमिट करती थी कुछ ऐसा कि जो नेचर के लिए अच्छा हो। चलो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में कोई देश मानता है, कोई उस पर सैंक्शन लगे हुए, कोई नहीं मानता, कोई कहता है कि मुझे भी तो हक है बर्बाद करने का, अगर तुम बर्बाद कर सकते हो तो मैं क्यों ना बर्बाद कर, तुम मुझे क्यों मोरालिटी का भाषण दे रहे हो। तो ये अभी भी वो सीरियसनेस नहीं आई है, कहने का ये अर्थ है। बेशक हम बहुत सारी क्योटो प्रोटोकॉल, ये वो सारी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उसमें हम इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल जो है राइज़ कर रहा है। तो इस तरह के बड़े इश्यूज़, इस पर बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो यही देखने को मिलता है कि जो सेमिनार करवा रहे हैं वो भी फंड्स ही इकट्ठा करने के लिए करवा रहे हैं। रियल लाइफ में उनको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक एज ए पार्ट ऑफ या रूटीन है कि जो ये बात कहनी है तो कह देते हैं, पर प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों से हमने अपने आप को तोड़ लिया है। और जो लोग उनके साथ प्रैक्टिकली जुड़े हुए हैं उनको तो हम अनसिविलाइज बोल देते हैं। हम कहते हैं इनको तो अक्ल ही नहीं है। जंगल में रहने वाले लोगों को कहाँ अक्ल होती है, अक्ल तो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को होती है। अगर इनको इन्वायरमेंट बचाना है तो जो बड़े बड़े शहरों में रहे लोग हैं, एसी रूम्स में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे सीखना चाहिए। वो आपको आइडिया देंगे कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाता है। मैं अक्सर बड़ी बात करता हूँ, हमारी स्टेट में जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, इसी तरह से बाकी हिस्सों में भी बन रहे हैं। और इस बात को बड़ा जुलूजाइज किया जाता है कि देखिए डेवलपमेंट हो रही है, देखिए डेवलपमेंट हो रही है। पर मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो डेवलपमेंट तो हो रही है, पर मेरी आंखों के सामने लाखों पेड़ काट दिए गए। कुछ ऐसी जगहें थी जो मेरे बचपन से भी जुड़ी हुई थी और आपके साथ बचपन से भी जुड़ी हुई होंगी। कुछ ऐसी जगहें थी जिनका नाम उन पेड़ों के नाम से था, लेकिन आज आप हाईवे पे जाइए वो कहीं दिखते ही नहीं है, पूरे का पूरा सफाया हो गया।
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा, एनजीटी ने कहा कि आपको पेड़ लगाने होंगे, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो पास होगा, तभी जो ठेकेदार है उसको पैसा मिलेगा। पर पेड़ लगाने के नाम के ऊपर छोटी छोटी झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। तो ये क्या है? ये वाइट वॉश कर दिया आपने, आई वॉश कर दिया आपने। किसको उल्लू बना रहे हैं? ठेकेदार शायद सरकार को बेवकूफ़ बना रहा होगा, सरकार शायद कोर्ट को बना रही होगी, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि हम सब अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उसकी सज़ा सबको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो गर्मी सब जगह एक जैसी ही पड़ने लग पड़ी है। सर्दियों का मौसम बहुत ही छोटा होता चला जा रहा है अगर हम JNK की बात करें तो। बाकी जगहों पे तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली में तो गर्मी में तो बुरी हालत हो जाती है, अनबियरेबल है, ऊपर से पोल्यूशन की मार। लेकिन हम अगर अपनी स्टेट की बात करें जो इतनी ज़्यादा जानी जाती है अपनी नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए, ब्यूटी के लिए, अब उसमें भी आपने बड़े बड़े शहर खड़े कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इस तरह से करिए कि नेचर को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो क्या देखेंगी। बहुत सारे जंगल काट दिए गए, और जंगल काट दिए जाते हैं तो फिर वहाँ शहर बन जाता है, फिर वहाँ से एक दिन चीता आ जाता है, कोई बाघ आ जाता है, तो मीडिया में खबर आती है चीता शहर में घुस आया, चीता इंसानी बस्ती में घुस आया है। गलत बात है। आप उसकी बस्ती में चले गए, आपने उसका घर ही तोड़ दिया, वो कहाँ जाए? वो तो परेशान हो गया है, वो इधर उधर घूम रहा है पागलों की तरह कि मैं तो जहाँ पे घर छोड़ के गया था जी गया कहाँ। उसको समझ ही नहीं आ रही है उस जानवर को, वो ढूंढ रहा है अपना हैबिटेट कि यहाँ ही तो था मेरा घर, ये कहाँ चला गया। और लोग सोच रहे हैं कि वो हमारे घरों में आ गया, आप उसके घर में चले गए, फिर भी आपको चैन नहीं आता है, फिर आपको लगता है कि इन जानवरों को ही मार देना चाहिए। बहुत परेशानी करते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये आ जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि हम ही इनके घरों में चले जाते हैं। तो कहानी जहाँ तक नहीं रुकती, हमने बात की डिज़ायर्स की, अनलिमिटेड डिज़ायर्स की। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसको खाना कहाँ से मिलेगा? खाना पैदा करने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार की, वो सीड्स तैयार की, हाइब्रिड सीड्स तैयार की, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया गया। वहाँ के किसान बड़े अमीर हो गए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लगाई गई और पैदावार एकदम से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वहाँ के लोगों के पास पैसा आया तो वो भी एंटी नेचर हो गए। अब उन्होंने वो जंगल काट के वहाँ खेत बनाना शुरू कर दिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चावल हो जाएंगे। पहले तो नेचर से जो पानी जितना होता था उस हिसाब से लोग फसल लगाते थे, लेकिन अब फसल लगाने के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमने तो फसल लगानी है, इतनी तो बारिश नहीं हो रही, तो इसके लिए हमें बोरवेल लगाना पड़ेगा, सबमर्सिबल पंप्स लगाने पड़ेंगे। अब सबमर्सिबल पंप का पानी पहले तो 30 फुट पे आ जाता था, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। अब कहाँ जाओगे? धरती की दूसरी तरफ निकल जाओगे क्या पानी लेने के लिए? पानी के लिए लड़ाई चल पड़ी है पंजाब हरियाणा के बीच में। पंजाब में मिलिटेंसी का दौर आ गया और वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो इस बात के लिए लड़ पड़े कि पंजाब के हिस्से का पानी जो है वो बाकी स्टेट्स वाले ले जाते हैं। मेरा हिस्सा और तेरे हिस्से की बात होने लग पड़ी। नेचर तो सबके लिए बराबर ही है। जिसके हिस्से से पानी नहीं निकल रहा, जिसके आंगन से पानी नहीं निकल रहा, तो क्या उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है, क्या उसका इस कुदरत के रिसोर्सेज के ऊपर कोई हक नहीं है? तो ये एक लालच की कहानी है इंसान की कि मैं तो प्रॉस्परस हो जाऊं
दूसरा मरता है तो मरे। क्योंकि ये जो इंसानी जो कल्चर है ये ही डिस्क्रिमिनेशन को जनरेट कर देता है। उसकी सोच ही डिस्क्रिमिनेटरी है, उसकी सोच ही एक्सप्लॉयटेटिव है, दूसरों को लूटा जाए और खुद आबाद हो जाए। मार्क्स यही तो कहता है, प्लंडरिंग ऑफ द रिसोर्स। जब कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज आ जाते हैं तो वो नेचर को भी तो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वो एंटी नेचर है, इनह्यूमन अप्रोच है। वो जो अगेंस्ट द नेचर है वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी भी है। अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी, सीड वो तैयार किए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन ऐसे सीड्स के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो जनाब फिर हम निकालने लगे धरती के बीच से पानी। अब तो क्या हो गया कि वाटर लेवल ही नीचे चला गया। दूसरा मसला, अब आपको फसल अच्छी चाहिए तो जो इंसेक्ट्स हैं वो खा जाते हैं आपकी फसलों को, पेस्ट खा जाते हैं। तो इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए और बीड्स को ख़त्म करने के लिए, जो अननेसेसरी जो ग्रास उग जाती है, हमने इंसेक्टिसाइड डालना शुरू कर दिए, बीडिसाइड और पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिए। हम तो बहुत चालाक लोग हैं, हम तो किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीडिसाइड जो हमने मिट्टी में डाले थे उसने अनाज को भी जहरीला कर दिया, और खानी तो हमने ही है। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? तो वो जो एरियाज थे जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीडिसाइड डाल दिए गए, वो जगहें जो हैं वो कैंसर के मरीज पैदा करने लग पड़ी, नई नई तरह की बीमारियां पैदा करने लगी। इंसान का लाइफ स्पैन कम होने लग पड़ा। अब गारंटी नहीं है कब इंसान को क्या हो जाए। अब तो इंसान की लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। आदमी जिम कर रहा है और हार्ट अटैक होता है, बंदा मर जाता है। सोचते इसको क्या हो गया, ये ठीक तो था। पता चलता है कि ये अपनी बॉडी बनाने के लिए वो जो स्टीरॉयड खा रहा था, तो उस स्टीरॉयड की वजह से ये हो गया। तो तुम क्यों भैया सभी सलमान खान बनने के चक्कर में पड़ गए हो? पूरा दिन तो काम नहीं करते, उसके लिए तो आप मशीनों पे डिपेंड रहते हो। फिर जब मोटे हो जाते हो फिर जिम ज्वाइन करते हो, फिर वहाँ अलग से खर्चा करते हो। तो काम ही कर लिया करो ना सीधे, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही आपकी सारी परेशानियों का कारण है। पहले जो किसान होते थे, जो लोग होते थे, वो कहाँ जिम जाया करते थे, क्योंकि उनकी जिम तो पूरा दिन घर में ही हो जाती थी। औरतें चक्की पीसा करती थी, पानी भरा करती थी, घर के बाकी वाले काम करती थी, वो ऐसे ही फिट रहती थी। इसी तरह से मर्द जो है खेतों में काम करते तो फिट रहते थे। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप चक्की पीसने लग पड़ो, इसको भी उस तरह से मत लीजिएगा। पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमें काम करने में, फिजिकल वर्क करने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए, और मशीनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें ज़रा सा कहीं जाना होता है तो हमें गाड़ी चाहिए, ज़रा सा बाज़ार जाना है तो गाड़ी चाहिए। भैया पैदल चले जाओ अगर पास ही तो, नहीं नहीं वहाँ नहीं, हमें गाड़ी में ही जाना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा किसी को। इसलिए इस सब एटीट्यूड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। ये सब हो रहा है इंसान की ये जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। लेकिन इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है हमारे पास। हालांकि बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर वही बात आ गई, थियोरी में तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज देयर आर नो डेफिनेटिव आंसर एज टू द आउटकम्स ऑफ सच रिस्क, ईच इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू मेक डिसीजन अबाउट विच रिस्क ही और शी इज प्रिपेयर टू टेक। अब तो आपको रिस्क के बीच में भी चूज करना है कि आपने कौन से वाला रिस्क लेना ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। जहाँ जो सोल्यूशन है वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम सबको बड़ा बनना है, अमीर बनना है, ताकतवर बनना है, शो ऑफ करना है। आज का लाइफस्टाइल ये हो गया कि एक आदमी जो है वो सुबह कोई और कपड़े पहनता है, दोपहर को कोई पहनता है, शाम को कोई पहनता है।
शादी में कोई और पहनता है, और जो एक बार शादी में पहन लिए वो दूसरी बार शादी में नहीं पहनेगा, क्योंकि फिर तो हो गया कि इसके पास तो एक ही सूट है, एक ही ड्रेस है। ये कैसे? ये तो बड़ी बेइज्जती है। अगर कोई आदमी हफ्ते में 2-3 बार एक ही तरह की ड्रेस पहन ले तो लोग कहते हैं इसको बेचारे को क्या है, गरीब आदमी होगा पक्का। अगर ये गरीब नहीं भी है तो ये मॉडर्न नहीं हो सकता। ये आज के समय का आदमी नहीं है, ये पुराने समय का आदमी है, पुरानी सोच वाला आदमी है। इसमें वो चार्म नहीं है, इसमें वो फैशन नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। शायद इसी वजह से आप बहुत जगह पे रिजेक्ट भी हो जाओ। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका होने वाला हस्बैंड जो है वो सिंपल होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स ही ठीक है। और कोई लड़का भी नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली जो बीवी है वो बिल्कुल पुराने समय की सोच वाली होनी चाहिए। उसके लिए वो सभी कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित टाइप होनी चाहिए, वो उसी को ही पसंद करेगा। क्योंकि ये आपकी सोच में डाल दिया गया कि सिंपल होना तो होता है गवार होना। लोग आज जब किसी को गाली निकालते हैं तो लोग कहते हैं तू तो है ही गवार आदमी। गवार का मतलब सिर्फ उनका पढ़ाई से नहीं होता है, कपड़ों से भी होता है कि तुझे तो अक्ल ही नहीं, ये क्या पहन के जा रहे हो बाजार में, ये क्या पहन के तुम शादी में जा रहे हो, शादी में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है क्या, तुम किस दुनिया में रहते हो। तो वो आदमी अपने आप में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि यार मुझे भी मॉडर्न बनना है, तो मुझे क्या किया जाए। कहते तुम मूवीज़ नहीं देखते क्या, बॉलीवुड की मूवीज़ देखो, फलाने एक्टर ने ये वाला इस बार कपड़ा डाला था, एक्ट्रेस ने ये वाला गाउन डाला था, तुम देखा करो ना, वहाँ से देखा करो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तुम तो बिल्कुल ही गांव वाले हो, तुझे अकल ही नहीं है। इस तरह से उसका मजाक उड़ा दिया जाता है और हम एक मटीरियल वैल्यूज़ को प्रमोट कर देते हैं। इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे, हेल्थ पे, नेचुरल एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Even seemingly simple decisions about what to eat are now made in the context of conflicting information and opinions about the product's relative merits and drawbacks. मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है, फिर कह देता हूँ। अब तो हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हमें मीडिया इंडस्ट्री बताती है। मीठे में क्या खाना है और खट्टे में क्या खाना है, ताकतवर होने के लिए क्या खाना है और बहादुर होने के लिए क्या खाना है। डर के आगे जीत का वाला तो यही है कि अगर आपने बहादुर बनना है तो आप ड्यू पी लीजिए, फिर तो आप मोटरसाइकिल को तो ऐसे उड़ा दोगे कि क्या बात कहें। अगर आपने किसी को मनाना है तो चॉकलेट दे दीजिए, चॉकलेट चाहे 200 रुपये का, और क्या करें, अब देना तो पड़ेगा ना, नहीं तो है ना, बात नहीं बनेगी ना, है ना। इसी तरह से महंगी घड़ियाँ, महंगे बाकी जितने भी आइटम्स हैं कॉस्मेटिक्स, वो आप गिफ्ट करिए या उसको यूज़ करिए। खाना जो है वो कौन सा खाइए, अगर मैकडोनाल्ड वाला है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर पिज़्ज़ा है, कुछ इस तरह का वेस्टर्न फूड है वो तो और भी अच्छा है। ये देखो, ये वाला खाना तो वही लोग खा सकते हैं ना जो वेस्टर्न है, जो मॉडर्न है, जो बड़े शहरों में रहते हैं। गरीब लोग, गांव में आदिवासी लोग कहाँ खाएंगे, बेचारे पिछड़े हुए लोग। और जो शहर में बैठा हुआ आदमी है वो इस बात का प्राउड लेके बैठा है कि मैं बड़ा एडवांस हूँ। कहते क्यों एडवांस हो? क्योंकि मुझे जहाँ सब कुछ मिलता है खाने को, मेरी ज़िंदगी बड़ी बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? क्योंकि मेरे पास हर चीज़ को करने के लिए मशीनें हैं। और जो फार फ्लंग एरिया में बैठा हुआ आदमी है वो बैकवर्ड है। तो क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि उसके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, वो हर काम हाथ से करता है। जो आदमी हाथ से काम करता है वो बैकवर्ड है, और जो काम हर चीज़ रिमोट से करता है वो एडवांस है। ये है सोच हमारी। अल्ड्रिक बेक ने अपनी स्टडी 1992 में इसके बारे में लिखा, रिस्क इन ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि अब रिस्क भी ग्लोबलाइज हो गया है। पहले एक जगह पे बीमारी आती थी तो एक ही जगह पे रहती थी, वो दूसरी जगह पे नहीं जाती। अभी एपिडेमिक देख लीजिए, पेंडेमिक वाला केस कोरोना, और भैया एक जगह से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। कैसे फैल गया? क्योंकि इंसान जहाज़ों से भी जा रहे हैं। कहाँ कहाँ रोकोगे आप उनको?
हमने अपनी एयरलाइंस रोक दी कि नहीं भैया दूसरे देश का आदमी नहीं आना चाहिए। फिर भी कहीं से इधर उधर के घुस के लोग घुस ही जाते हैं और बीमारी भी घुस गई, तो लाखों लोग मारे गए पूरी दुनिया में। अमेरिका जैसी सुपर पावर के वहाँ भी कितने लोग मारे गए, वो कुछ नहीं कर पाया। जो कहता था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पावर हूँ और मेरे आगे तो कोई नहीं टिक सकता, लेकिन एक बीमारी ने, एक छोटे से वायरस ने जो दिखता भी नहीं है, उसने उसके घुटने लगा दिए। सबसे ज़्यादा खतरा शहरों में ही था, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ लोगों का कांटेक्ट ज़्यादा था, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए ज़्यादा सख्ती बड़े शहरों में की गई। गाँव में जहाँ दूर दराज के इलाकों में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोग वैसे ही दूर दूर रहते हैं। तो एक बीमारी ने इंसान की सभ्यता की जो खोखलापन है उसकी औकात बता दी कि तुम लोग तो बड़ी इस बात का ईगो लेके घूमते थे कि हम तो बड़े एडवांस हैं। तुम्हारी एडवांसमेंट एक छोटे से वायरस के आगे नहीं टिक पा रही, तो क्या बात करते हो आप। क्योंकि नेचर में जरा सा इम्बैलेंस हुआ तो आपकी पूरी स्पीसी के ऊपर खतरा पड़ गया कि अब तो हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो वो वायरस कहाँ से जन्म लिया? कुछ कहते चाइना से, उनकी वुहान जो नाम का शहर है वहाँ से स्प्रेड हुआ, वहाँ एक लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ से पैदा हुआ और उन्होंने टेस्ट ट्रायल किया और वो इतना हो गया कि अनकंट्रोलेबल हो गया। यही बात एल्रिक बेक अपने शब्दों में कह रहा है कि अब रिस्क क्या हो गए हैं, ग्लोबलाइज हो गए हैं। अब रिस्क एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है। आप इस धोखे में मत रहिएगा कि अगर एक जगह पे बीमारी आ रही है, एक जगह पे कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर क्रिएट हो रहा है, तो वो दूसरी जगह पे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ बड़ी फ्लैश की मीडिया में, जोशीमठ उत्तराखंड में वो धंसने लग पड़ा, सबसाइड होने लग पड़ा। तो साइंटिस्टों ने बोला कि वहाँ पे इतने बड़े लेवल के ऊपर आपने होटल कंस्ट्रक्शंस की, डैम बनाए, पुल बनाए, जिस वजह से वो पहाड़ हिल गए, वहाँ की जो क्रस्ट है वो हिल गई। हमने पहले ही बोला था कि इतना बाहर ये जगह पहाड़ नहीं झेल सकते, लेकिन आपने किया और उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे एक शिव टेम्पल है, क्या नाम है उस जगह का, मैं शायद नाम भूल गया, केदारनाथ में कुछ सालों पहले वहाँ पे फ्लड आया और इतना भयानक फ्लड आया कि पूरे का पूरा जो आसपास की कंस्ट्रक्शंस थी सारी की सारी पानी हो गई, सिर्फ वो एक टेम्पल बचा, बाकी सब उड़ गया, कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे। तो क्या कहें, कुछ लोग कहते हैं ये ऊपर वाला गुस्सा हो गया, क्योंकि जहाँ आके लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ बहुत ही तरह की जो बुरी सोच लेके आते हैं, यहाँ कह सकते हैं हम कि वह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, एंटी एनवायरनमेंट होके चलते हैं। तो कुदरत ने फिर उसको तमाशा दिखा दिया कि यहाँ आके तुम लोग परेशान करते हो। तो कहने का अर्थ है कि ऊपर वाला भी परेशान हो गया कि अब तो इनको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा अब हो गया, ओवर हो गया। तो नेचर के साथ अगर आप खेल करोगे तो फिर जब वो खेल करेगी तो आप बर्दाश्त नहीं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड आया, क्योंकि पाकिस्तान वो सी पैक वाला रोड बना रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उन्होंने उसमें भी बहुत बड़े बड़े हाईवेज बनाए चाइना ने कि अब हमने पाकिस्तान पहुंचना है और पाकिस्तान से हमने दूसरी दुनिया में चले जाना है और हमारा व्यापार आसान हो जाएगा, हमें कम खर्चे में हम अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकेंगे। एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वो कर रहा है चाइना। अब पाकिस्तान वालों ने बोला बनाइए बनाइए, हमें भी हिस्सेदार बनाइए, तो उन्होंने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत को डिस्टर्ब कर दिया उनके एरिया में। तो जब बारिशें आई तो क्या बर्बादी हुई कि अब तो ऐसा लगता है कि पूरा देश ही बर्बादी के कगार पे खड़ा हो गया, क्योंकि वो सारी की सारी फसलें ही बर्बाद हो गई, खाने को भी कुछ नहीं बचा है। दूसरे देशों से अनाज मंगवा रहे हैं, कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं।
तो ये सिर्फ एक देश तक नहीं होगा, अगर आप करोगे एक दूसरा देश भी करेगा तो वो दूसरे देश को भी वही रिजल्ट देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, रिस्क किसके साथ जुड़े हुए हैं? कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ, शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, हाइटेंड जॉब इनसिक्योरिटी, द डिक्लाइन इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑन सेल्फ आइडेंटिटी, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली पैटर्न्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। इसके ऊपर अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करें तो अपने आप में एक लेक्चर बन जाता है, लेकिन ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों में चेंज आने की वजह से क्या हुआ है, हम एक रिस्क सोसाइटी में जी रहे हैं। Because personal futures are much less fixed than they are in traditional societies, decisions of all kinds present risks are individuals. अब जो रिस्क हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो रिस्क थे वो छोटे लेवल पे थे, इतने बड़े नहीं थे, और जो थे वो कंट्रोल किए जा सकते थे। लेकिन आज के जो रिस्क हैं वो इंडिविजुअल्स के डिसीजंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से हम बात करें जो हमारा रिस्क बिहेवियर है, वो जैसे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अब तो हमें एजुकेशन भी वही दी जाती है जो इकोनॉमिकली वाइबल होती है। अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट तो लोग कहते हैं तुम्हारी फिलॉसफी कहाँ काम आएगी, तुम बेच ही नहीं सकते हो। तुम्हारी सोशियोलॉजी कहाँ काम आएगी, यार तुम आईटी के स्टूडेंट्स बनो, कोई ऐसी मशीन बनाओ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो करोड़ों में बिक जाए, चाहे उसका नेचर पे कोई भी असर क्यों ना हो, अच्छा हो बुरा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं। तो हम ज़्यादा चीज़ें अगर हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इससे रिलेटेड जो हाई टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको थोड़ा हमें एक नेचर सेंसिटिव बनाना होगा और अपने लाइफ को भी, अपनी सोच को भी उसी तरह से ओरिएंट करना होगा, तभी हम इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं। हमें एक कॉन्शियसनेस जनरेट करनी होगी लोगों के बीच में इन्वायरमेंट को लेके, कि हमें इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना है। किसी के ऊपर एहसान नहीं है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कोई स्पेशल कर रहे हैं जी, हम अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड एजुकेट करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन सेफ़ रहेंगी। अदरवाइज़ हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं और उनके लिए जहर छोड़ के जा रहे हैं नेचर में। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।